गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। मतलब क्या है कि कैसे एटम्स होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे उनको कम्बिनेशन करना पड़ता है, कैसे वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। तो इस बारे में ये पूरी एटॉमिक थ्योरी थी। तो अब जो ये तो आपको पता ही है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिनको एटम्स बोलते हैं। इनको इनडिविजिबल माना जाता था पहले। इसका मतलब ये माना जाता था कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो हम ये मानते थे पहले कि एटम को तोड़ नहीं सकते, बट आज वो जो फिलॉसफी है, ये एटम को नहीं तोड़ा जा सकता, ये डिस्कार्ड कर दी जाती है, क्योंकि एटम को हम तोड़ के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं आजकल। तो इसका मतलब टेक्निक इवोल्व हुई है, तो ये बात भी पता चल गई है कि एटम को भी फर्दर तोड़ा जा सकता है। तो 1808 में, मतलब 1808 में डाल्टन ने एक फिलॉसफी दी थी अपनी, जिसे एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया गया। सबसे पहले तो उसने क्या बोला था कि मैटर कोई भी पदार्थ होता है, तो वो कोई भी पदार्थ जो होता है उसके अंदर एटम होते हैं, वो उनसे ही बना होता है। और ये एटम इंडिविजिबल माने गए थे उस वक्त, बताया मैंने अभी आपको। दूसरा जो पॉइंट था उसने रखा, उसने ये बोला कि अगर एक एलिमेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है सेकंड पोस्टुलेट, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। गिवन एलिमेंट मतलब कोई एक एलिमेंट जब को दिया गया है, उसके सारे एटम्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे प्रॉपर्टीज़ में, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कार्बन, तो कार्बन के अंदर एलिमेंट है कार्बन, तो उसके अंदर सारे किसके एटम्स होंगे? कार्बन के। तो कार्बन के एटम्स तो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे ना सारी की सारी। उनका मास भी सेम होगा, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, क्योंकि वो सेम एटम्स हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, जैसे एक हमने बोला कार्बन और एक हमने बोला हाइड्रोजन, तो क्या उनके एटम सेम होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि कार्बन का मास ज़्यादा मिलेगा, हाइड्रोजन का मास कम मिलेगा। तो नेक्स्ट जो लाइन है वो समझो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, मास भी डिफरेंट होगा। इसका मतलब अगर एक एलिमेंट है तो उसके सारे एटम सेम होंगे, और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उनके एटम्स जो होंगे दोनों के डिफरेंट होंगे, उनका मास भी डिफरेंट होगा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद उसने बोला कि जो ये कंपाउंड्स हैं, ये इन एटम्स के मिलने से बनते हैं डेफिनेट रेशो बाय मास से। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन में, डेफिनेट कांस्टेंट कंपोजिशन में, डेफिनेट रेशो में। तो क्या बोला था उसने कि कंपाउंड क्या होते हैं? एलिमेंट के बनने मिलने से बनते हैं, और फिक्स्ड रेशो बाय मास से वो मैच करते हैं। तो तीसरा पोस्टुलेट था, वो क्या कह रहा है? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो। वो किसी फिक्स्ड रेशो से ही कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर फिक्स है कि हाइड्रोजन के 2 ग्राम लगेंगे और ऑक्सीजन 16 ग्राम लगेगा, तो रेशो जो आएगी 1:8 फिक्स है। ठीक है ना। कैसे? देखो अभी, जैसे आप वाटर कहीं का भी लेते हो, मान लो हमने ये वाटर लिया, ठीक है ना। अब वाटर का इसके अंदर हाइड्रोजन कितना है? 2। ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो अगर हम इनकी रेशो निकालेंगे तो वो रेशो कितनी आई? 1:8। ठीक है। तो इसका मतलब चाहे वाटर आप कहीं का भी लेके आएंगे, चाहे अमेरिका से लेके आओ, चाहे लैब में बनाओ, चाहे अपना टैप वाटर से पानी ले लो, सबके अंदर वाटर जो बना होगा उसका रेशो कितना होगा? 1:8। ठीक है। तो कंपाउंड हमेशा कोई बनता है तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के कंबाइन करने से फिक्स रेशो बाई मास से बनता है। ये हो गया तीसरा पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट जो है वो ये है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। these आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर आपको ध्यान आ गया हो, किसी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। एटम्स कहीं और से नहीं आने वाले, रिएक्टेंट्स जो होंगे उन्हीं की शफलिंग होके प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कार्बन लिया, कार्बन को जलाया, तो क्या मिला हमें? CO2। ठीक है ना। कार्बन कोयला था मान लो, ऑक्सीजन बाहर से ली, तो कुछ नहीं हुआ, इन्हीं का
कुछ ज्वाइनिंग हो जाएगी या टूट जाएगा, तो क्या बन गया, CO2। इसी से बना ना, यही कार्बन है, यही कार्बन है, यही ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन है। तो सिंपल क्या हो गया, एक रीअरेंजमेंट हो गया। दूसरी रिएक्शन देख लो, मान लो हमने लिखा ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हमने हीट किया, हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। ठीक है, तो अब बताओ, अब क्या हुआ, ये पहले एक कंपाउंड था, इसको गर्म किया, ये दो में टूट गया, कुछ नहीं हुआ, कहीं और से एटम और दूसरा नहीं आया कि मैग्नीशियम जोड़ दिया मैंने कहीं से, या कहीं से हाइड्रोजन, या कहीं से ऑक्सीजन लिया, इन्हीं के अंदर है सब कुछ। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, 3 ऑक्सीजन है, एक इधर चली गई, 2 उधर चली गई, एक कार्बन है, एक कार्बन है, हो गया ना। तो इसका मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो सिर्फ क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब शफलिंग, मतलब इधर की चीज़ उधर चले जाना एटम्स का, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनते हैं। उनको हम नहीं बना सकते, ना ही हम उनको नष्ट कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिखाता है। तो उसने 2 लॉ ऑफ एक्सप्लेन कर दिए थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने, लेकिन वो सारे लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपने पढ़ा, गेल-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम आपने पढ़ा, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है उसके ये 4 पोस्टुलेट थे, ये हमने आज कर लिए हैं। इसके बाद हम आते हैं, देखो यहाँ पे इसने दे भी रखा है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड explain the laws of chemical combination, however it could not explain the law of gaseous volume। उसमें से एक उसने 2 तो एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन एक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और एक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, it could not provide the reason for combining of atoms which was answered later by other scientists। वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि कंबाइन करते क्यों हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 क्यों बना रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर क्यों बना रहे हैं। तो ये जो थी चीज़, ये बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की थी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हमने जो 4 पोस्टुलेट वो हमने कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं जो है एटॉमिक मास। देखो, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आप इससे पहले से ही इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। एटॉमिक मास जो होता है, इसका मतलब एक एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। अगर कोई एलिमेंट है और उसका 1 मोल में जितना मास हुआ, वो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम अभी आते हैं इसके ऊपर। एटम्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये आपको पता है ना। तो उनको हम मेज़र नहीं कर सकते उनका एटॉमिक मास एक्यूरेटली। तो इस तरीके से क्या करा, रिलेटिव मास निकाला गया। रिलेटिव का मतलब अगर आप समझो, फॉर एग्जांपल देखो, मान लो मैंने ये रेखा खींची, ठीक है, और मैंने एक रेखा ये खींची है और एक रेखा ये खींची है। अब क्या आप बता सकते हो कौन सी रेखा छोटी है, कौन सी रेखा बड़ी है? वो इसलिए क्योंकि जब हमने पहली रेखा खींची थी उससे ये वाली छोटी है, कंपैरिजन किया हमने, और इस वाली से ये रेखा बड़ी है, तो ये बड़ी है, ये छोटी है, ये मीडियोकर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमने किया ये कंपैरिजन से बताया कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। उसी तरीके से हम मास को कैलकुलेट कर रहे हैं कंपैरिजन करके। जैसे आपको ये पता है कि हाइड्रोजन का जो होता है वो, ये देखो हमारे पास है, इसमें हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट एटम होता है, ठीक है ना। उसका मास कितना है, 1। ठीक है, अब अगर कंपैरिजन करके हमने पता लगाया तो धीरे धीरे हमने, सबसे पहले जो ज़्यादा कंपैरिजन के लिए जो रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है बेटा, वो करा जाता है कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन जो एलिमेंट है उसका 2 आइसोटोप होते हैं, एक 12 होता है, एक 14 होता है, शायद 13 भी होता है, लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 12 होता है। तो कार्बन 12 जो नॉर्मल हमारा कार्बन है उसकी बात कर रहे हैं, और कार्बन 12 को रेफरेंस माना गया। देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है कि हाउएवर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 एज द स्टैंडर्ड। इसको स्टैंडर्ड बना लिया, जैसे हमने वो बीच वाली लाइन जो खींची थी वो स्टैंडर्ड बनाई थी और उसके कंपैरिजन में कोई छोटा या बड़ा घोषित किया था, उसी तरीके से कार्बन 12 को क्या मान लिया गया है, स्टैंडर्ड मान लिया गया है। ठीक है ना, और 1961 में इसे स्टैंडर्ड माना गया था। कार्बन 12 आइसोटोप जो होता है
उसको आप रेफरेंस मान लिया। अब देखो क्या होता है, मतलब कार्बन 12 जो होता है वो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है 12। ठीक है, अब कोई इससे अगर छोटा है तो कम आएगा, बटे में आ जाएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का मास इससे कितना है 1/12। ये बात समझ में आ गई? क्यों, अगर मैं 1/12 करती हूँ इसका, किसका, कार्बन 12 का, तो कार्बन का कितना है 12, कट गया, कितना आ गया 1, हाइड्रोजन का कितना था 1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है 1/12 ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है ना, उतना मास रख रहा है हाइड्रोजन का एटम। इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर कोई उससे ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई ज़्यादा वाला ले लेते हैं, हमने मान लो ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ये होता है 24, तो हम क्या कहेंगे कि ये दुगना है किससे, कार्बन के 12 आइसोटोप से, क्योंकि जितना कार्बन का मास है उससे दुगना है, तो कार्बन का कितना है 12, तो ये कितना रेफरेंस में हो गया डबल, डबल मतलब 24। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसको क्या माना है, कार्बन को आइसोटोप माना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको आराम से डिटेल से कि कार्बन 12 is one of the isotopes of carbon and can be represented as C12। ये तो हमने पहले ही देख लिया। C12 जो है इसका मास जो है एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है, इसका मतलब 12 होता है उसका। बेटा मास के पीछे अगर हम AMU लगा देते हैं वो उसकी यूनिट होती है। A से एटॉमिक, M से मास, U से यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे आप मास सिंपल मास लिखते हो, या सिंपल चलो मान लेते हैं हम कि हम वॉल्यूम लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखते हो पीछे लीटर, है ना, उसकी यूनिट। उसी तरीके से मास की यूनिट क्या होती है AMU, अगर छोटे लेवल पे बात की जाती है, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे ग्राम हो जाती है, तो AMU होगी एटॉमिक मास यूनिट। अब दूसरे एलिमेंट्स का जो मास हुआ है वो हम क्या ले रहे हैं, उनका रिलेटिव मास कैलकुलेट कर रहे हैं कार्बन 12 के स्टैंडर्ड मान के। ठीक है, तो अब आपसे अगर AMU की कोई डेफिनेशन पूछे तो आप बता सकते हो क्या होती है AMU की डेफिनेशन। देखो, वन atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to, किसके बराबर होती है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। अभी आपको बताया था हाइड्रोजन का मास हमने निकाला था, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, तो हाइड्रोजन का प्रॉपर 1 AMU ही है। तो हमने कैसे किया था 1/12 करके, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि 1/12 की अगर 1 AMU है, 1 AMU बराबर है इज इक्वल टू है किसके 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो वो 1 AMU आ जाएगा। ठीक है ना, 1 AMU आया है अभी। तो 1 AMU की वैल्यू भी आपको प्रोवाइड की गई है कि अगर कोई सिर्फ 1 यूनिट देता है तो 1 AMU का मतलब है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। यही बेटा, ये जो मास है ना, ये वैल्यू आप ध्यान कर लो, आपके एक प्रोटॉन की वैल्यू भी लगभग इतनी होती है और न्यूट्रॉन की वैल्यू भी लगभग इतनी होती है। ठीक है ना, लगभग बोला है मैंने क्योंकि हम सिर्फ 1.66 तक ही लेते हैं। आपने अगर और ज़्यादा लिखना होता है तो न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, लेकिन वो इतना मतलब 1.66 उसके बाद थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ तक सिर्फ इतना ही लेते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो 1 AMU का मतलब क्या हुआ कि इतनी इसकी वैल्यू होती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जिसके अंदर ये वाला है, हमने ये वाला लिया प्रोटियम। ठीक है ना, हाइड्रोजन का जो ये आइसोटोप है इसके अंदर आप कैलकुलेट करो, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 1। प्रोटॉन कितने हैं 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 1। न्यूट्रॉन कितने हैं, ऊपर वाले में से एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दिया, कितने आ गए हमारे पास 0। देखो इलेक्ट्रॉन का तो वज़न हम काउंट करते ही नहीं, न्यूट्रॉन हमारे पास है नहीं, तो सीधा सीधा हमारा मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन का मास है वो किसकी वजह से आया है, प्रोटॉन की वजह से आया है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया, जो हम हाइड्रोजन का 1 AMU बोल रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं कि प्रोटॉन का भी इतना ही होता है।
क्योंकि ये जो मास है यूनिट वाइज, ये एक यूनिट जो होती है मास की वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। तो आप देखो इसने दिखा भी रखा है आगे कि अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं हाइड्रोजन का मास तो उसका भी देखो यही है 1.6, ये मैंने बोला ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24, यही एग्जैक्टली लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफर कर रहा है। तो इसका मतलब हमने मास निकाल लिया है हाइड्रोजन का, हम उसको अब बेटा ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ पीछे AMU लगा देंगे। तो AMU का मतलब ही यही है कि 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब बार बार इस यूनिट को ना लिखें हम, तो हम सीधा उसके पीछे एटॉमिक मास के पीछे क्या लगा देंगे, AMU। ठीक है ना, तो हमें ये बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टर्म की। तो अगर आपसे कोई पूछता है हाइड्रोजन का मास कितना है तो आप सिंपल क्या लिखोगे, 1 AMU। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे आते हैं फिर कि AMU को हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय, अब कई जगह पे AMU की जगह पे सिर्फ U लिखा जाता है, आजकल हम सिर्फ U ही लिखते हैं, तो ये भी यूनिट ही है और आजकल हम इसी को प्रेफर कर रहे हैं। इसको U को बोलते हैं बेटा यूनिफाइड मास, क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। ये दिखाई दे रखा है U से क्या है, यूनिफाइड मास। अब आपको समझ में आ गया हम एक तरीके से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने किसको स्टैंडर्ड माना, हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना और उसके हिसाब से कितना किसका हुआ वो हमने कैलकुलेट कर लिया। जैसे हाइड्रोजन का 1/12 हो गया और हमें ये भी पता चल गया कि 1 AMU जो होता है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है, जिसको आजकल हम सिर्फ 1U भी लिख सकते हैं और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब आते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास पे। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या बोल रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने निकाला। सबसे पहले तो बेटा आपको एवरेज एटॉमिक मास समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोटोप क्या होते हैं। देखो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर 3 आइसोटोप दिखाए हैं कार्बन के। ठीक है, एक है कार्बन 12, एक है 13, एक है 14। इनके एटॉमिक मास अलग है लेकिन सबका अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो सब सेम है। तो वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं हम आइसोटोप। ठीक है, अब आइसोटोप जो होते हैं अलग अलग मात्रा में धरती में उपलब्ध हो सकते हैं। तो जो कार्बन 12 होता है वो 98.892 प्रेजेंट होता है, कार्बन 13 थोड़ा सा उससे मतलब बहुत कम है, मतलब थोड़ा सा मिलता है, और जो कार्बन 14 है वो तो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में है। देखो 10 की पावर कितना है, -10, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और जो ये कार्बन 14 है बेटा ये रेडियो एक्टिव होता है, इसीलिए इतना कम मात्रा में मिलता है, रेडिएट होता रहता है, अपने आप ख़त्म होता रहता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, जो कोई रेडिएशंस निकालते रहते हैं। तो अब जो इनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करा गया है, इसका कार्बन 12 वाले का तो 12 ही है जिसको रेफरेंस माना गया था, इसका 13 है और इसका 14 है। तो अगर हमें कोई एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए बोले तो एवरेज तो बेटा जब ही निकाला जाएगा तब उसका आइसोटोप एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि देखो ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं तो हम कार्बन वाले को कौन से को ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबको बराबर रखेंगे और उनको अबेंडेंस वाइज, अबेंडेंस मतलब कितनी मात्रा उनकी मिलती है उस हिसाब से उनका एवरेज निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब इसको ये आपने 9th में वैसे पढ़ चुका है, फिर भी यहाँ पे देख लो कि हमने अबेंडेंस वाइज निकाला है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन का जो था हमने क्या किया है, कितनी प्रतिशत मिला है वो जो मिला, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 12 जितना मिल रहा है, ठीक है, में उस कितना मिल रहा है 98 पॉइंट कितना प्रतिशत में, बटे में 100 कर देंगे, इनटू में उसका कितना मास है 12। इसी तरीके से 13 वाला कितना मिल रहा है 1.108, बटे में कितना कर देंगे 100, इतना प्रतिशत मिल रहा है ना, इनटू में उसका 13, प्लस में तीसरा वाला क्या था 2 × 10⁻⁻10, बटे में कितना कर देंगे 100,
मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, उनकी परसेंट गुना कर रहे हैं, रिलेटिव अबेंडेंस की जो परसेंटेज है वो गुना कर रहे हैं किसके साथ, जितना वो मास में होता है। तो ये कितना मास था इसका, 14। तो इस तरीके से हमने ये कर लिया। तो अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये देखो ये कितना था 98.892। तो हमने इसको क्या कर लिया, ये लिख लिया ना, 98 को बटे में 100 करेंगे तो 0.98 आ जाएगा, गुना में 12, प्लस में देखो 1.108 था, बटे में 100 किया तो पॉइंट और आगे आ जाएगा 0.01108। ये था 2 इंटू 10 की पावर -10, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -12 इंटू में 14। तो ये हमारा जो एवरेज एटॉमिक मास आया है वो कितना आया है, 12.011। तो एवरेज कब निकाला जाता है, जब हमारे पास किसी के आइसोटोप होते हैं। अगर कोई एक ही एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एवरेज निकलेगा ही नहीं, क्योंकि 100% वही है। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी और का भी निकाल सकते हैं। अगर इसमें एग्जांपल दे रखा होगा तो हम दिखा देते हैं। इसमें नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐसे ही करा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन जो होता है बेटा एक 35 एग्जिस्ट करता है और एक 37 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और बहुत कम मात्रा में नहीं करता, ये करता है 75% और ये करता है 25%। ठीक है ना। और कोई आपसे बोले अब इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालो, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। 2 आइसोटोप है, एक 35 एक 37 क्लोरीन का, ये 75% मिलता है, ये 37 वाला 25% मिलता है। अब आपने न्यूमेरिकल करना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, हम दोबारा से करते हैं क्या कि ये हमने लिखा एवरेज एटॉमिक मास के लिए, पहले मिला था हमें कितना 35 वाला, कितना प्रतिशत है वो 75। तो प्रतिशत निकालने के लिए 75 बटे में क्या करेंगे 100। ठीक है, प्लस में कितना मिल रहा है दूसरा वाला 37, 37 गुना में कितना है वो 25%, 25 बटे में 100। एवरेज निकालोगे आप ये, तो ये कट पिट के कितना आ गया आपका 35.5 यू, इतना आ गया आपका। ये आपका 35.5 यू। तो कभी भी आप क्लोरीन का देखना, आपका क्लोरीन का मास हमेशा 35.5 यू ही लिखा जाता है जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कहाँ से निकला है, ये एवरेज एटॉमिक मास है हमारा। इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आ रहे हैं मोलिकुलर मास पे। ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, मोलिकुलर मास में कुछ नहीं करना, जो एटम्स दे रखे हैं उन सब का जोड़ कर दो आप, तो सिंपल है। जैसे ये CH4 दिया है तो कार्बन का कितना होता है 12। बेटा आपको इतना एग्जैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है जितना इसने लिख रखा है, आप सिंपल 12 ले लो। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंपल 1 ले लो। ठीक है, तो कार्बन जो है वो 12 होता है, 12 ले लिया, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो हमने इंटू में 4 कर दिया, इंटू में 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 16। तो ये आ गया आपका मोलिकुलर मास। ये तो सिंपल है, आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम किसी का मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो हम कर रहे हैं CO2 का ही। ठीक है, तो CO2 का हमने कैसे किया, CO2 का करने के लिए हमने ये लिखा CO2 का मोलर मास हमने कैलकुलेट करना है। तो कार्बन कितना दिखाई दे रहा है आपको 12, प्लस ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं 2, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 12 प्लस में 16 दूनी 32, कितना हो गया 44। तो ये कितना आ जाएगा आपका 44 यू। बेटा एक बात ध्यान रखना, कोई मोलिकुलर मास बोलता है तो आपने उसकी यूनिट लिखनी है यू। अगर कोई आपको बोलता है ग्राम मोलिकुलर मास, तो इसका मतलब वो आपको यूनिट किस में चाहता है, वो आपको ग्राम में चाहता है, तो आपने उसे ग्राम बना देना है। एटॉमिक मास पूछा है तो यू लिखना है, अगर ग्राम एटॉमिक मास लिखना है तो आपने उसे जी लिखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा हम फॉर्मूला मास में। फॉर्मूला मास कुछ नहीं होता बेटा, जो कंपाउंड आयनिक होते हैं ना उनके लिए हम मोलिकुलर मास यूज़ नहीं करते, उनके लिए हम फॉर्मूला मास यूज़ करते हैं। इसका मतलब आयनिक कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं, कैटायंस एनायंस बनते हैं, उनके लिए हम फॉर्मूला मास टर्म यूज़ करते हैं। करना कुछ नहीं है, वैसे ही जुड़ेगा सब कुछ, लेकिन बस वो आप दिखाने के लिए होता है कि ये फॉर्मूला मास है। जैसे इसमें हमने NaCl का कैलकुलेट करना है, तो NaCl का अब देखो Na कितना होता है 23, प्लस में Cl कितना होता है, अभी कैलकुलेट करवाया था 35.5, तो ये कितना आ गया 58.5।
5, और हमसे कुछ कहा नहीं है तो हम यू ही लिखेंगे। अगर हमें ग्राम फॉर्मूला मास बोला होता तो हम जी लिखते। देखो हमने ये कर लिया है, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो ये इतना हमारा हो चुका है। इसके बाद ये आता है मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज निकालो। तो ग्लूकोज का आप निकाल सकते हो आराम से। ये देखो मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये हमने ग्लूकोज का निकाला। तो ग्लूकोज में कितने मोलिक्यूल्स का सॉरी कितने एटम्स है कार्बन के? 6। 6 × 12। ये थोड़ा सा इजी कर देती हूँ, पॉइंटों में लिखा है तो मैं करके दिखा देती हूँ आपको। कार्बन का हमने लिया बेटा, तो कार्बन का देखो ये कितने हैं? 6, तो 6 × 12, ठीक है, प्लस में। हाइड्रोजन कितने हैं? 12, 12 × 1 प्लस 6 ऑक्सीजन, ये हो गया ये। तो हमने कितना 12 चिक 72 प्लस 12 प्लस 16 चिक 96, तो ये आपका कितना आ गया? 72 12 और ये जो है 84 84 और 96, ये आ गया आपका 180 यू। समझ में आ गया? सिंपल है, आप कर सकते हो। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लिया है वो है क्या? एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास, हमने सारे कर लिए हैं। तो आपने आज इसका बहुत प्रैक्टिस करनी है घर जाके। आप किसी का भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप उनका ही कर लेना। पहला आपका होमवर्क है, आपने बेटा मोलिकुलर मास निकालने हैं। एक मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास जो भी दे रखा हो वो निकालना है आपने। पहला है H2S मोलिकुलर मास, दूसरा H2SO4, तीसरा NaOH, फोर्थ CaCO3, फिफ्थ Na2O। ठीक है, इन सब का आपने, यही होमवर्क आपका, आपने इनका मास कैलकुलेट करना है। अगर वो आयनिक है तो फॉर्मूला मास, अगर वो कोवलेंट है तो मोलिकुलर मास। ठीक है, थैंक यू क्लास।